बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें जो पाकिस्तान हमें मिला तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला। चूँकि पहली जंग अज़ीम के आगे पीछे तो बहुत सी कानूनीज़ बनी और बहुत से मुल्क जो हैं वो महकूम हो गए, उनकी आज़ादी सल्ब हो गई और उनके अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और आपने यह देखा कि हम टोटली सबसर्विएंट हो गए और हमारी हुक्मरानी मलका बरतानिया कर रही थी। और आल दो हमारे सोल्जर्स उस वक्त पहले जंग अज़ीम में भी जो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला वो साउथ एशिया में सुबेदार खुदा दादा को मिला, जो कि मेरे ज़िले से चकवाल से हैं। विक्टोरिया क्रॉस उनका ये इस तरह जैसे निशान हैदर से भी बड़ा उनका अपना एक एजाज़ है। तो हमारे लोग 70-80 हज़ार लोग उस वक़्त शहीद भी हुए और वो भी और सारे मुसलमान थे। फिर दूसरी जंग अज़ीम लगी। तो जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद इनको ये अंदाज़ा हुआ कि अभी होल्ड करना मुश्किल है 39 से लेके 44 तक, तो फिर इन्होंने कानूनियों को आज़ाद करना शुरू किया और एक शोर शराबा भी मचा, बड़ी एफर्ट हुई, बहुत से लोगों की बहुत कुर्बानियाँ हुई। और उसमें हमें अल्लाह का करम है कि एक फरिश्ता रहमत बन के अल्लामा इकबाल, उससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली, और इनसे भी पहले एक जो बड़ी शख्सियत थी वो थे मुजद्दद अल-अफ़सानी, जो मुगलिया दौर के अंदर जब दीन इलाही बनना शुरू हुआ और एक और दीन शुरू कर दिया तो वो एक फ़कीर और मुजाहिद थे, वो खड़े हो गए तो उन्होंने उसके ऊपर उनको कैद भी किया गया। तो ये चार शख्सियात हालिया तारीख़ में मुसलमानों की में इन्होंने एक कलीदी रोल किया, मुजद्दद अल-अफ़सानी, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद। तो हमें ये मुल्क मिला है। अभी हमें इस मुल्क को प्रिजर्व करना है। इससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान सकूत ढाका हुआ और ईस्ट बांग्लादेश बना, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से। वो हमारे बड़े प्यारे भाई थे, उनकी पाकिस्तान बनाने में बंगालियों का एक बड़ा कलीदी रोल था, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हमने सफ़र किया और आज भी हम उन्हें वी विश देम वेरी वेल कि बांग्लादेश अल्लाह ताला करे प्रॉस्पर करें हमारे मुसलमान भाई। हम चाहते हैं कि ये मगरबी पाकिस्तान या अभी जो पाकिस्तान है इसमें 4 इकाइयाँ हैं, हम मिलजुल के रहें। इन इकाइयों को जोड़ने वाली 2 चीज़ें, एक तो हमारा बिलीफ है अल्लाह अलमाइटी के ऊपर कि हम कलमा गो हैं सारे, तो इसलिए मुसलमान को आपस में ये तो 4 इकाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर काला हो गोरा हो मुसलमान हो तो हम उसको जफ़ा लगा लेते हैं कि ये ब्लेस्ड इंसान है, इसको अल्लाह ताला की रहमत है कि इसने कलमा पढ़ा हुआ है और ये इधर है। इसमें चीन के अंदर भी हैं, आज हमारे कुछ चीनी फ्रेंड्स आए हुए हैं, इनमें से कुछ मुसलमान भी हैं जो इधर इस्लामाबाद में हमारे साथ मिलते हैं, बड़ी अच्छी तलावत करते हैं और ये एक आफाकी मज़हब है। तो एक तो है हमारा ईमान, एक तो है हमारा तकवा जिसको हम कहते हैं। नंबर 2 इज़ कि मुल्क के अंदर अफवाज पाकिस्तान एक कौमी फ़ौज जिसके अंदर सारे सूबों की आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी बिल्कुल पूरी है, हमारी बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, वो कौम की खोक से जन्म उन्होंने लिया है। तो ये कौमी फ़ौज भी जो है ये एक ग्लू है, ये एक गोंद है जिसने सबको जोड़ के रखा हुआ है। तो दुश्मन चाहता है कि बजाय लड़ाई करने के, बजाय हमला करने के, चूँकि आगे मुँह की खाएंगे, बालाकोट में आए थे जहाज़ गंवा के वापस चले गए थे, आगे आएंगे तो हमारे पास मिसाइल भी है, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, कौम भी मजबूत है, इरादा भी मुसम्मम है, तो वो नहीं आगे आ सकते। तो क्या करें? तरीका ये है कि हाइब्रिड वार पे जाए। हाइब्रिड वार क्या है कि 3, 4, 5 तरफ से अटैक किया जाए पाकिस्तान। उसमें पहली बात क्या है, इनकी मुआशी बदहाली की तरफ ले जाए, दैट मीन्स इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। तो आपने देखा कि इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन में क्या हो रहा है, IMF आपके बाजू में रोड़ रहा है। पहली हुकूमत के साथ ऐसे किया, अभी इस हुकूमत के साथ भी ऐसे, आए दिन हर चीज़ उनकी बात मान रहे हैं और वो $1 बिलियन देने के लिए नाको जाने चबा रहे हैं। ये हाइब्रिड वॉर है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइब्रिड वॉर ये IMF को यूज़ किया जाता है। नंबर 2 FATF, अभी क्या कसूर है, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है, उधर बंदे कत्ल हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, नागालैंड के अंदर देखें इनके
बॉयज़ की जो मूवमेंट है उसको देखिए, खालिस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा है। आपको हमारा 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स मुकम्मल करके भी हम ग्रे लिस्ट में थे। तो ये जो परेशानी है ये दूसरी है। तीसरा आप ये देखिए कि सी पैक है हमारा, जो हमने चाइनीज़ भाइयों के साथ, आज हमारे साथ कुछ चाइनीज़ भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमने एक बनाए हुआ है ताकि लोगों को जोड़े और आगे ले। तो सी पैक को ये कहते हैं हनूद और यहूद और इंडो यूएस लॉबी कि ये रेड लाइन है। क्यों रेड लाइन है? चूंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से ऊपर चला जाएगा, तो उनका तो ये मतमा नज़र नहीं है। वो तो चाहते हैं पाकिस्तान ऐसे डिस्टेबलाइज रहे ताकि हम ये तोड़ते रहें। तो इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन में IMF, FATF, सी पैक ये चीज़ें हैं। नंबर चौथा जो इकनॉमिक्स के चक्कर में है वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइप। मजाल है आप इस तरह इसको हाथ लगा दें, हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम आप पे सैंक्शनें लगाएंगे। हमारे डोर स्टेप के ऊपर गैस का पाइप आया हुआ है, हम नहीं ले सकते, इधर हम एनर्जी स्टॉक है। तो ये एक और ये तो इकनॉमिक्स है। नंबर 2 क्या करो कि टेररिज्म के अटैक करो। TTP को अभी TTP रैग टैग फौज वो लोग हैं वो हमसे हमला कर सकते हैं। उनको पैसा, उनकी ट्रेनिंग, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके कभी इधर अटैक कभी उधर अटैक, टेररिज्म की बात जो है वो हो रही है। और नंबर तीसरा एंगल ये है कि सफारती तन्हाई की तरफ ले जाओ पाकिस्तान को, प्रोपेगेंडा करो बैनुल अक़वामी सतह पे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान कंट्रोल नहीं हो सकता, पाकिस्तान जो है चीन की गोद में चला गया है, पाकिस्तान ये करे पाकिस्तान वो करे। तो डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ ये भी हाइब्रिड वार की एक और जहत है। अच्छा, अभी चौथी जो है वो ये है कि मीडिया वार। आप देखें कि आपके ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं। साइबर अटैक का ये है कि आपके सिस्टम, हमारे लोग उस तरह ट्रेन नहीं है जिस तरह होने चाहिए, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये चौथी जहत है हाइब्रिड वार के। लड़े बगैर, तोप का गोला चलाए बगैर मुल्क को गिराओ, और गिराने के ये तरीके हैं। और पांचवी जो चीज़ है वो है आपकी पाकिस्तान के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की में प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, गंद दिखाओ, फौजी को जलील करके दिखाओ, जुडिशरी को जलील करके दिखाओ, पार्लियामेंट को जलील करके दिखाओ। तो ये पांचवी छठी उसकी जहत है हाइब्रिड वार की क्या क्या। और लास्ट जो एक और है वो है कि मुल्क के अंदर ये सियासी अफरा तफरी पैदा करो और बाहर से आके कोई 2 पार्टियां बनाओ, एक हुकूमत में हो, जो भी हुकूमत में आए, जो अपोजिशन है उसको उठाओ ताकि वो उसको हुकूमत न करने दे। गवर्नेंस की बजाय उनका आपस में लड़ें और लोगों की जो भूख अफलास को ख़त्म करने के लिए, उनकी मेडिकल सहूलतें देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए टाइम ही ना बचे, ये एक दूसरे के दस्तों पर मार रहे। इसी तरह पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, आपके अंदर अमन नहीं है ना। वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। आप अगर अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे और माशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे तो बाहर आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर इजराइल इतना सा मुल्क है और उसके अंदर आप ये सिंगापुर इतना, तो वो उनकी सुनाई दे। और लास्ट जो लीथल जहर आलूद जो खंजर हमारी नेशनल सिक्योरिटी नजरिए पाकिस्तान को घोंपा जा रहा है वो है हकारत अगेंस्ट आर्म फोर्सेस। अफवाज पाकिस्तान को कौम की नज़रों में गिरा दो, क्योंकि ये फौज है, अगर सियासी जमात 1-1.5 करोड़ वोट लेती है तो ये तो 24 करोड़ वोटों के वोटर्स जो हैं वो उनकी फौज, उनकी दिल की धड़कन है। इसमें हमारे बच्चे हैं जो शहादतें देते हैं जवानी में, 22 साल 18 साल 25 साल का, ऐसे सीना तान के आगे जाते हैं। बनिया भी डरता है और पूरी दुनिया मानती भी है इसको कि ये स्ट्रांग फौज है, इसको किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। कैसे कमज़ोर करें? इनकी क़यादत को निशाना बनाएं। नहीं जी पीछे सिपाही शायद अच्छा है, फौजी ख़राब है। हम अल्लाह के करम से हमने जंग भी लड़ी है, हम फौज में भी रहे हैं। मैं हमेशा कहता होता था कि जब हम फौज में थे तो अपने आप को इंकसारी के साथ रिटायर्ड समझते थे। आज जब हम रिटायर्ड हैं तो अल्लाह के करम से जज्बा उबलवतनी इतना है कि हम कहते हैं बॉर्डर पे हमें ले जाएं और हमारी ज़ियादतदारी पे शक न करें। खुदा के करम से आपके आर्डर के ऊपर सिपाही अपनी जान बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप बदकार हैं या आप जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं
تو وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا؟ تب کرے گا، اسے پتہ ہے یہ لیڈر میرے ساتھ آگے ہوگا۔ تو جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا، کوئی چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، فوج کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا، فوج نے آپ کی معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ بہت سے پرائیویٹ سیکٹر میں فوجی فاؤنڈیشن کے اندر سویلین بھی اور ریٹائرڈ فوجی بھی، یہ جتنی کمپنیاں وہ رن کر رہے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں ٹاپ آف دی لائن ہے، اور انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے ویلفیئر ٹرسٹ شہداء کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کرنا ہر ان کا ضروری ہے۔ یہ اپنے سولجرز کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن ابھی بھی افواج پاکستان میں ہمارے سولجر کو جو ہم آنریریم پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں کم ترین ہے، اور فوجی سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہ ہے، اور ان کو تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں۔ وہ میرے خیال غالب کا ہی تھا شعر کے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے ہمبل لوگ ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارا کردار سامنے ہے، ہمارا گریبان حاضر ہے، آپ ہر وقت اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک مہم کے طور پہ بھی ہے۔ تو آج ہم پوری قوم یکجہتی کرتی ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اور ہمیں دکھ ہے کہ یہ کچھ جو کلٹ وکٹم جو ہیں وہ یہ گینگسٹرز، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ نے مرضی سے پارٹی کی، کچھ نے غیر مرضی کے، کچھ نے بیرونی دنیا کے پیسے سے، کوئی ففتھ کالمسٹ تھے، ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کا ہمارا دفتر جو لاہور میں ہے یہ بہترین کام کر رہا ہے۔ انہوں نے جتنے یوتھ ہیں، اسٹوڈنٹس ہر کالج کے، اسکولوں کے، ان کو بلا کے آپ بتاتے ہیں کہ پرپز فار کریشن آف پاکستان کیا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ ہمیں معاشی ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو سرکاری اکانومی کا سائز ہے وہ تو 300 ارب ڈالر ہے، لیکن غیر سرکاری جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے وہ 400 ارب ہے۔ تو اگر ہماری گورننس بہتر ہو حکومتوں کی تو ہم اس کو بہتر کر کے ریگولرائز کریں تو ہم سیکنڈ ٹو نن ہیں۔ میں ابھی پھر کے آیا ہوں سائیوال اور بہت سی جگہ پہ بزنس کمیونٹی سے دیکھ کے آیا ہوں، الحمدللہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ بزنس مین ہیں، کئیوں کا نام بھی لوگوں نے فرشتہ رکھا ہوا ہے۔ میں ایک گروپ کو سائیوال میں ملا ہوں تو انہوں نے کہا یہ فرشتے ہیں، میں نے کہا یہ کہا، انہوں نے کہا یہ پائس ہیں، حلال کا رزق کھاتے ہیں، سود نہیں لیتے، اور انہوں نے ڈاکٹر ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، اسکول کھولے ہوئے ہیں، نرسریوں کو مفت بغیر کسی کے۔ اگر ایسے لوگ موجود ہیں ایک بستی میں، ایک ملک میں، تو اس کے اوپر کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو آخری بات یہ ہے، احمد ندیم قاسمی کا میں نے وہاں اب اسٹوڈنٹس کے سامنے کہا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے یاد جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ساتھ ہی احمد ندیم قاسمی نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، اور انہوں نے، یہ شاید لوگ فقیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے چیز اٹھتی ہے، اور یہ تخلیقی لوگ ہیں، یہ ایک چیز کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو اتحاد کرنا ہوگا، آپ کو اکٹھے چلنا ہوگا، اور اس کے لیے اکٹھے چلنے کے لیے آپ کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہماری افواج پاکستان کا ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اونچی اڑان کرنی ہے تو اونچی اڑان کے لیے زابرہ چاہیے، اور وہ پر ہیں، اور پر کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، کہ اس کے ساتھ کیریکٹر کی آپ مضبوطی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اس پہ میں ختم کروں گا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسمان تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔